गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। यानी क्योंकि हमारा देश जो है वो विकासशील देश है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि में लगे हुए हैं, यानी खेती ज़्यादा परसेंटेज है, उसके मुकाबले जो बिजनेस है वो कम परसेंटेज है। तो हमारा देश जो गाँव में बसता है, शहरों से ज़्यादा गाँव में बसता है, उस गाँव वाले देश में लघु व्यवसायों की क्या भूमिका है ये मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बता दिया था। आपको बताया था मैंने कि देश में जो 100% बिजनेस है उस 100% बिजनेस में से केवल 5% बिजनेस ही जो है बड़े बड़े बिजनेस के रूप में है, जिनको हम कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां कह सकते हैं। बाकी जो 95% बिजनेस है वो लघु उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। तो भारत में जो लघु व्यवसाय है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो निर्यातों में भी अपना हिस्सेदारी रखता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के द्वारा बनाई जाने वाली जो निर्यात की जाती हैं। देश में भी उनकी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बाजारों में बेची जाती हैं, बाजारों में बिकती हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत में लघु व्यवसायों की या लघु उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, बहुत सारे लोग उनमें रोजगार में लगे हुए होते हैं, और इस तरीके से ही भारत की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्य कर रही है वो लघु व्यवसायों में कर रही है कंपनियों के मुकाबले। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो ग्रामीण भारत है उसमें लघु व्यवसाय की जो भूमिका है उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो लघु व्यवसाय की समस्याएं आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लघु और कुटीर उद्योगों को सामना करना पड़ता है। तो उनमें सबसे पहली समस्या जो है वो है आपके वित्त यानी फाइनेंस। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये लघु उद्योग हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में बने हुए होते हैं। ग्रामीण एरिया में होने के कारण इनकी जो लघु उद्योग के मालिक होते हैं उनकी ज़्यादा गुडविल नहीं होती, वो ज़्यादा बड़े स्रोतों से बैंकों वगैरह से लोन नहीं ले पाते, तो वो महाजनों और साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए इनको, क्योंकि इनकी गुडविल नहीं होती, इनके पास कोई संपत्ति नहीं होती ऐसी, इसके कारण इनको बैंक जो है ज्यादा मात्रा में लोन नहीं दे पाता। तो इनके पास अगर ये चाहें भी तो अपने बिजनेस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो पैसे की कमी होती है। यानी ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे का इंतजाम यानी वित्त का इंतजाम आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद सेकंड है आपके कच्चा माल। अब हर उद्योग के लिए कच्चा माल इंपॉर्टेंट होता है। हम ये देखते हैं कि हाथ से बनी हुई चीजों की क्वालिटी और मशीनों से बनी हुई चीजों की क्वालिटी में रात दिन का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो हाथ से बनाई गई चीजें होती हैं उनकी क्वालिटी का जो कच्चा माल होता है वो थोड़ा कम क्वालिटी वाला होता है, यानी घटिया क्वालिटी का कच्चा माल यूज करते हैं वो लोग, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बढ़िया क्वालिटी का कच्चा माल यूज करती हैं। तो इनको कच्चे माल की समस्या कैसे आती है कि ये जो है वो कच्चा माल थोड़ी थोड़ी मात्रा में परचेज करते हैं, जबकि कंपनियां जो होती हैं कच्चा माल जो होती है वो ज्यादा मात्रा में परचेज करती हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम बाजार में जाकर के थोड़ी चीज खरीदेंगे तो हमको महंगी मिलेगी, लेकिन वही चीज हम थोक में खरीदेंगे, ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो वो हमको सस्ती मिलेगी। तो यही दिक्कत इनकी होती है। अगर ये चाहें भी बढ़िया कच्चा माल खरीदना तो बढ़िया कच्चा माल जो है वो ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो ही इनको सस्ता मिलेगा, लेकिन इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये बहुत सारा माल खरीद करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें, या अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में कच्चा माल खरीद भी लें तो उसको स्टोर कहाँ रखें, यानी रखें कहाँ पर, ये समस्या इनकी होती है। तो इसलिए इनको कच्चे माल के साथ जो है कंप्रोमाइज करना पड़ता है, यानी इनको बढ़िया कच्चे माल के स्थान पर जो साधारण कच्चा माल होता है उसको यूज करके ये काम करते हैं। इसके बाद है प्रबंधकीय कौशल। अब प्रबंधकीय कौशल क्या होता है, मैनेजमेंट स्किल क्या होती है कि अगर हम कंपैरिजन करें कि कंपनी में आज एमबीए करने वाले लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट का काम करने के लिए लगाया जा रहा है। आज बैंकें भी जो हैं वो अपने यहाँ एमबीए करे हुए लोगों को मैनेजमेंट में लगा रही हैं, लेकिन जो लघु उद्योग हैं उनमें मैनेजमेंट कौन कर रहा है, जो उसका मालिक है वही मैनेजमेंट करता है। अब वो मालिक अनपढ़ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो इनका प्रबंधकीय कौशल होता है वो निल होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। तो ये अपने उद्योग को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, और जब बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले जो होते हैं ना पिछड़ जाते हैं, यानी पीछे रह जाते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट है श्रम। अब श्रम का मतलब क्या है, श्रमिक। अगर हमको बढ़िया श्रमिक चाहिए काम करने के लिए तो उसकी जो वेतन होगा वो ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा पैसे लेकर के काम करेगा, जबकि एक अनाड़ी श्रमिक होगा,
एक नॉर्मल श्रमिक होगा तो वो कम पैसे में काम कर लेगा। तो जो लघु उद्योग हैं वो बहुत ज्यादा वेतन देकर के या बहुत ज्यादा सैलरी देकर के एक्सपर्ट जो लेबर होते हैं या एक्सपर्ट जो श्रमिक होते हैं उनको अपने यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा होती है जो लघु उद्योग वाले जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए इनके पास जो श्रम होता है वो भी सस्ता श्रम होता है और एक प्रकार से एक्सपर्ट श्रमिक नहीं होते, अनाड़ी श्रमिक होते हैं जो काम को बहुत ही धीरे धीरे करके सीख करके और तब काम करते हैं। तो ये भी इनकी एक समस्या है। इसके बाद है विपणन। अब विपणन का मतलब क्या है कि लघु उद्योगों में माल तो बना लिया, लेकिन उस माल को सप्लाई करना, जगह जगह मार्केटों में पहुंचाना, इसको कहते हैं विपणन। तो ये विपणन के कार्य भी जो है ये नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो इनके पास अपने परिवहन के साधन होते हैं जो ये अलग अलग मार्केट में उन चीजों को पहुंचा दें। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो आसपास के जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जो भंडार गृह रखने वाले लोग होते हैं, इनको सस्ते में उस माल को बेचना पड़ता है, जिससे कि इनको जो इनके द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनकी सही लागत नहीं मिल पाती है। तो ये विपणन की प्रॉब्लम भी इनके साथ होती है, क्योंकि इनके पास विपणन के साधन नहीं होते। नेक्स्ट है गुणवत्ता। अभी मैंने आपको कहा अगर कच्चा माल बढ़िया क्वालिटी का है तो चीजें भी बढ़िया क्वालिटी की बनेंगी, लेकिन अगर कच्चा माल ही घटिया क्वालिटी का है तो चीजें भी घटिया क्वालिटी की बनेंगी और उनको मार्केट में अदर लोगों से या अदर चीजों से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो क्वालिटी यानी गुणवत्ता, इनकी गुणवत्ता जो है इतनी बढ़िया नहीं होती, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों की गुणवत्ता में या क्वालिटी में जो है वो पीछे रह जाते हैं और इनकी चीजें जो है मार्केट में सस्ते दामों में बिकती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं होती। इसके बाद है क्षमता का उपयोग। क्षमता का उपयोग क्या है कि मान लीजिए एक लघु उद्योग है, उसमें जितना उत्पादन किया जा रहा है वो उत्पादन पहले मार्केट में बिकेगा, तभी तो अगला उत्पादन करेंगे। तो श्रमिकों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया वो विपणन करने के लिए थोक व्यापारियों को बेचा गया। अब थोक व्यापारी उसको मार्केट में ले जाके बेचेंगे, तभी उनको वो पैसा वापस करेंगे। जब वो पैसा वापस आएगा तो फिर लघु उद्योग कच्चा माल खरीदेंगे और फिर उत्पादन करेंगे। तो इनके यहाँ जो श्रमिक होते हैं ना, वो कुछ समय तो काम करते हैं और कुछ समय जो है खाली बैठे रहते हैं। तो उनकी जो पूरी क्षमता है काम करने की वो उपयोग में नहीं आ पाती, यानी इनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। फिर है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी की मशीनें। तो इनके पास ज्यादातर पुरानी परंपरागत टेक्नोलॉजी की मशीनें होती हैं जो ये पुराने समय से चली आ रही हैं। तो पुरानी प्रौद्योगिकी को काम में लेते हैं, इसलिए ये जो है इनका काम जो होता है वो बहुत स्लो होता है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनें ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रुग्णता। रुग्णता का मतलब होता है बीमार उद्योग। अब बीमार उद्योग कौन सा होता है, जैसे कि मान लो उद्योग में उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। फिर वो उत्पादन जब बिक रहा है तो कंपनियों लघु उद्योगों में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको ढंग से सैलरी भी नहीं दे पा रहा है उद्योग। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे करके जो ये लघु उद्योग हैं ये घाटे में चले जाते हैं और घाटे में जाते जाते एक स्थिति ऐसी आती है कि इनको बंद करना पड़ता है मालिक को। तो ऐसी स्थिति में ये रुग्णता यानी बीमारी वाली स्थिति कंडीशन में आ जाते हैं और धीरे धीरे जाकर के ये बंद हो जाते हैं। लास्ट है अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है, जब से हमने 1991 में, हमको अच्छी तरह से पता है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमारे देश ने अपनाया। कैसे अपनाया कि 1991 में जो विश्व बैंक था यानी जो आईएमएफ था, आईएमएफ हमेशा सभी देशों को जो है वो विदेशी मुद्रा का लोन देता है। तो हमारे देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार थे 1990 में वो लगभग समाप्त हो गए थे और हमको आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा के भंडार की आवश्यकता थी। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उससे हमने रिक्वेस्ट की कि हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है उसका ऋण दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा ने उस समय भारत के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया कि अगर आप अपने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाओगे तो ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आपको लोन देगा विदेशी मुद्रा का। तो भारत को 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा। अब ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या था, तो उदारीकरण तो ये था कि हमने अपने देश के उद्योगों में विदेशी पैसा और विदेशी कंपनियों को आने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था कि ना तो कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश की कंपनी में पैसा लगा सकता था और ना ही कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के बिजनेस कर सकती थी। तो हमको क्या करना पड़ा, हमारे इस
उसको उदार करना पड़ा नीति को, यानी हमको ये प्रतिबंध हटाना पड़ा। आज हमारे देश में विदेशी कंपनियां भी आकर के बिजनेस कर सकती हैं और कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश की कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद था निजीकरण। निजीकरण क्या था? हमारे देश में जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां थी, प्राइवेट सेक्टर में कम थी। तो सरकारी क्षेत्र वाले लोग क्या करते थे? काम कम करते थे और काम चोरी कम करते थे। तो वो कंपनियां धीरे धीरे क्या हो रही थी? बीमार कंपनियों में शामिल हो रही थी, यानी उनमें लॉस ही होता जा रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि उन कंपनियों को जो सरकार के पास थी और लॉस में जा रही थी, सरकार ने उन कंपनियों को निजी जो आपके पूंजीपति थे उनको वो कंपनियां बेच दी। तो वो क्या कहलाया? निजीकरण कहलाया, यानी सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया उन्होंने। इसके बाद था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या था कि वैश्वीकरण में ये था कि हमने अपने देश में जो दूसरी कंपनियों के आने, दूसरे बिजनेस के लोगों को आने और जाने के लिए जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हमने बिल्कुल हटा दिया। अब कोई भी देश की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर के बिजनेस कर सकती थी और हमारे देश की भी कोई भी कंपनी विश्व के किसी भी देश में जाकर के बिजनेस कर सकती थी। तो हमने 1991 में इन 3 चीजों को जो अपनाया, इससे क्या हुआ? हमारे देश में हमारी कंपनियों के साथ साथ कंपटीशन के लिए विदेशी कंपनियां भी आकर के बिजनेस करने लगी। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में ही कंपटीशन हो गया तो लघु उद्योग तो बहुत छोटे छोटे उद्योग थे, तो उस प्रतिस्पर्धा में जो लघु उद्योग थे वो पीछे रह गए और वो अपनी तरक्की नहीं कर पाए। तो सरकार को उनको सपोर्ट दे करके चलाना पड़ा। यहाँ पर हम ये दे रहे हैं ISO जो मानक है, यानी हमारे देश में ही लघु उद्योग जो है ढंग से उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। कारण ये था कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से पीछे रह गए थे। फिर अगर उनका उत्पादन मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों में बेचने के लिए भी भेजा जाए जो वो बना रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में कोई भी वस्तु को बेचने के लिए जो परमिशन मिलती है वो परमिशन ISO 9000 एक्ट के थ्रू मिलती है। ये एक्ट क्या है कि इसमें प्रत्येक वस्तु की जो क्वालिटी डिसाइड की गई है, अगर वस्तु उस क्वालिटी की है तो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाएगी और अगर नहीं है तो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं जाएगी। तो लघु उद्योगों की जो वस्तुएं थी, क्योंकि कच्चा माल घटिया यूज कर रहे थे, घटिया क्वालिटी की चीजें बना रहे थे, तो इस स्टैंडर्ड को वो पार नहीं कर पा रहे थे। तो लघु उद्योग जो थे उनकी चीजें जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नहीं बेची जा रही थी क्योंकि वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे हो रहे थे। तो ये कुछ समस्याएं थी जो लघु उद्योगों की समस्याएं थी, जो इसके कारण जो था सरकार को लघु उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हम सरकार को अच्छी तरह से पता था कि अगर लघु उद्योग धीरे धीरे करके सारे बंद हो गए तो 95% लघु उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो है देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार ने लघु उद्योगों को बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जिनको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे।